करना सिखाया। एक और डेटा सेट पर काम करते हैं, कुछ और भी सीखने को मिलेगा शायद हमारे लिए। फ्रॉम एस्केलर डॉट डेटा सेट्स इंपोर्ट एक और डेटा सेट है हमारा, और उसका नाम है लोड अंडरस्कोर ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर का हमारे पास एक डेटा है, तो इस पर आप सर मॉडल कैसे बनाएंगे ब्रेस्ट कैंसर के डेटा पर? मतलब मेडिकल में जब मशीन लर्निंग यूज होती है तो हम थोड़ा समझ नहीं पाते हैं कि मेडिकल के फील्ड में मशीन लर्निंग का क्या कंट्रीब्यूशन है, किस तरीके से आप इसका यूज करना चाहते हैं। हमने कहा हम ब्रेस्ट कैंसर को प्रिडिक्ट करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज करेंगे। तो कैसे कर लोगे, समझेंगे। तो बहुत सारे पेशेंट्स जिनके पास हमारा ट्यूमर था, उनके ट्यूमर का लैब टेस्ट किया गया। अब उस ट्यूमर के बहुत सारे पैरामीटर थे, लाइक ट्यूमर की रेडियस क्या है, ट्यूमर का टेक्सचर क्या है, ट्यूमर के नंबर ऑफ काउंटिंग सेल्स की कितनी निकली है उस एरिया में। तो मेडिकली कुछ टर्म्स हैं जो हमने इस ट्यूमर का सैंपल लिया, और उस सैंपल में हमने लैब टेस्ट कराया। उसके बाद जो लैब की रिपोर्ट आई, हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा ये ट्यूमर तो कैंसर बन जाएगा आपका, है ना। तो ऐसा ट्यूमर जो आपका कैंसर बन जाएगा वो है मैलिग्नेंट। तो दो तरह के ट्यूमर हैं, एक है बिनाइन और एक है मैलिग्नेंट। तो मैलिग्नेंट ट्यूमर वो होता है जो कैंसर बन चुका है या बन जाएगा। बिनाइन ट्यूमर वो है जो बस एक ट्यूमर है और अपने आप खत्म हो जाएगा, घबराने वाली बात आपको नहीं है। तो एक पेशेंट है, उसके ट्यूमर का हमने लैब टेस्ट कराया और उसकी रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने कहा ये हमारा मैलिग्नेंट है, मतलब ये ट्यूमर कैंसर बन चुका है या बन जाएगा, कोई बात नहीं। एक दूसरा पेशेंट आया, उसके ट्यूमर का भी हमने लैब टेस्ट कराया और डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई। डॉक्टर ने कहा कि ये तो नॉर्मल ट्यूमर है, कैंसर नहीं बनेगा, बिनाइन है। ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे पेशेंट्स का ट्यूमर चेक कराया, और उन सारे ट्यूमर की जो रिपोर्ट आई हमने डॉक्टर को दिखाई, और डॉक्टर ने बताया रिपोर्ट देखकर कि ये कैंसर है या कैंसर नहीं है। अब उसके बाद हमने एक डेटा तैयार कर लिया। कैसे? हमने कहा कुछ ऐसे, पहले पेशेंट की जो रिपोर्ट आई उसमें ट्यूमर की रेडियस कितनी थी, ट्यूमर का पेरीमीटर कितना था, ट्यूमर का साइज कितना था, ट्यूमर का शेप कैसा था, और बहुत सारे पैरामीटर हमने रख लिए। और यहाँ पर हमने रख दिया ट्यूमर का टाइप। तो डॉक्टर ने जो भी टाइप बताया पहले वाले पेशेंट की, इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने यहाँ लिख लिया मैलिग्नेंट, मतलब वो कैंसर है। दूसरे पेशेंट का हमने बता दिया बिनाइन, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से एन पेशेंट्स के ट्यूमर का चेक करा के हमने उनका रिपोर्ट जो भी डॉक्टर ने बताया उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब मशीन लर्निंग कैसे यूज होगी वो समझते हैं। तो अब ये जो आपका डेटा बनकर तैयार हो गया है, आप क्या करें, इस डेटा से एक मॉडल को ट्रेन करें। ठीक है। उससे फायदा क्या होगा, उससे हमारा मॉडल ये सीखेगा कि किस तरह के ट्यूमर की वैल्यूज, रेडियस, पेरीमीटर पर क्या क्या हैं, जिसके अकॉर्डिंग मॉडल ये सीखेगा कब ट्यूमर हमारा मैलिग्नेंट कैटेगरी का है, मतलब वो कैंसर बन चुका है, और कब हमारा वो बिनाइन कैटेगरी का, मतलब वो कैंसर नहीं है। ठीक है। अब एक नया पेशेंट आया, हमने उसके ट्यूमर का सैंपल लिया, लैब टेस्ट कराया, और उसकी वैल्यूज आई, उसके ट्यूमर की वैल्यूज आई इन सारे फैक्टर पे। अब हम उन वैल्यूज को लेकर डॉक्टर के पास नहीं गए, किसके पास गए, मॉडल के पास गए, कि मॉडल बताओ ये कैंसर है कि नहीं। अब मॉडल ने एमबीबीएस कर ली है। कब कर ली, ये देखो, ये इसके सब्जेक्ट ना सारे, ये तो एमबीबीएस करी है इसने, सब सीख गया ये कि किन किन वैल्यूज पर कैंसर होता है, किन किन पर नहीं होता है।
अब एक नए पेशेंट की जो लैब वैल्यूज आई हैं, उन वैल्यूज पर मेरा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा कि ये कैंसर है या कैंसर नहीं है। इस तरह से मेडिकल फील्ड में मशीन लर्निंग किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने में हेल्प कर सकती है ना। मशीन लर्निंग का मतलब कोई जादू नहीं है कि हमने ट्यूमर का फोटो दिखाया और मशीन लर्निंग कह रही है हाँ जी कैंसर है या कैंसर नहीं है। ऐसा भी होता है। ऐसे मॉडल आप बनाओगे तो ऐसा भी हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ एक लाइव एग्जांपल। अभी कोविड की कहानी चल रही थी। तो कोविड में लोग अपना क्या कराते थे, सीटी स्कैन कराते थे। तो उसमें सीटी की वैल्यू 30 आती थी, किसी की 20 आती थी, किसी की कितनी आती थी। तो जो हमारे पास फिल्म होती थी सीटी स्कैन की, उस फिल्म में आपके लंग्स दिखाई देते थे। ठीक है। ऐसे हमने कई सौ पेशेंट्स के लंग्स का इमेज लिया, उनके सीटी की जो फिल्म थी वो ली। और डॉक्टर से पूछा हमने, डॉक्टर बताओ इस इंसान को कोविड है कि नहीं है। है। इसको नहीं है, इसको है, इसको नहीं है, इसको है, इसको नहीं है। अब हमने क्या करा, इन इमेजेस को सबको लिया और एक मॉडल को दे दिया। मॉडल से कहा सीख लो किस तरह की आपकी, अगर फिल्म पर इमेजेस बने कि वो कैंसर, वो आपका कोविड है या कोविड नहीं है, आप सीख जाओ। मॉडल सीख गया। अब एक नया पेशेंट आया। उस नए पेशेंट का हमने सीटी कराया, और सीटी स्कैन में जो उसकी फिल्म बनकर आई, उस फिल्म को मैंने मॉडल को दे दिया। मॉडल बता देगा फिल्म देखकर कि ये हमारा कोविड है या कोविड नहीं है। तो इस तरह से हम मशीन लर्निंग का यूज कर सकते हैं मेडिकल के फील्ड में। हाँ? मतलब मशीन लर्निंग आउटर लेवल पर अभी हम हैं। अब इमेज का डेटा कैसे ट्रेन करेंगे मॉडल को, ये तो अभी सब सीखना बाकी है। अभी तो हम आउटर लेवल पर समझ रहे हैं कि मशीन लर्निंग की भाषा है जो आप बोल रहे हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम मेडिकल के फील्ड में क्या कर सकते हैं, तो बहुत से लोगों ने कोविड के टाइम पर ये बहुत प्रोजेक्ट बनाए थे, और इसी के ऊपर बहुत सारी कंपनियों ने उनका सिलेक्शन भी कर लिया कि तुमने कोई अलग से जादुई चीज बना दी है। ऐसा कुछ था नहीं। सिंपल मशीन लर्निंग है एकदम। ठीक है। चलो, बहुत सारे चीजों में मशीन लर्निंग का यूज किया जा रहा है मेडिकल फील्ड में। आने वाले टाइम पर एमआरआई भी खत्म हो जाएगी। एमआरआई की जगह मशीन लर्निंग यूज होगी। बहरहाल हम उन फील्ड में नहीं नहीं सोचना चाहते, वो सब क्या है। अपने वाले पर आ जाओ। तो हमने क्या करा, ब्रेस्ट कैंसर का डेटा इंपोर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को कॉल करेंगे, लोड ब्रेस्ट कैंसर, कैंसर। ये जब मशीन लर्निंग का दौर शुरू हुआ था ना एस्केलर्न से, तो इस कोड को जो मैं बना रहा हूँ लोग प्रोजेक्ट के नाम पर दिखाते थे अपने रिज्यूमे के अंदर कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया मशीन लर्निंग का ब्रेस्ट कैंसर। बड़ा सुनने में हाई फाई लगता था, अब पता नहीं क्या बना दिया आपने, कोई जादू सा कर दिया आपने। अब ये नॉर्मल प्रोग्राम हो गया समय के साथ। सबको पता चल गया कुछ नहीं है, तो नॉर्मल मशीन लर्निंग है ये तो। बहरहाल, तो हमने एक कैंसर का डेटा लोड कर लिया। अब आप क्या करें, सबसे पहला काम इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ें। ये लो भाई। तो ये ब्रेस्ट कैंसर का आपका डेटा हो गया, जिसमें ये लिखा गया है डायग्नोस्टिक डेटा सेट है। डायग्नोस्टिक का मतलब ये हो गया कि आप इसको कहीं कॉमर्शियली अपना यूज मत करना, ये सिर्फ। चलो, तो अब कितने सैंपल हैं इसमें, 569, 569 पेशेंट्स का हमने ट्यूमर टेस्ट कराए। अब आया असली खेल इसमें। कितने फीचर हैं इसमें, 30। अब तक हम दो चार फीचर की बात कर रहे थे। फ्रूट्स के डेटा सेट में दो फीचर थे, डायमीटर और वेट। आइरिस वाले डेटा सेट में चार थे, सेपल लेंथ, सेपल विथ, पेटल लेंथ, पेटल विथ। ऑनलाइन शॉपिंग वाले में तीन थे, जेंडर, एज, सैलरी। अब ढंग का कुछ आया है ना, जिसमें ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग या और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। और अभी तो 30 तो इसके क्या है, फीचर हैं। और एक है इसका टारगेट। अब जो फीचर है देखो, उसमें रेडियस, टेक्सचर, पेरीमीटर, एरिया, स्मूथनेस, जो ट्यूमर है वो सॉफ्ट है या हार्ड है ना। इस तरह से कुछ मेडिकल टर्म्स हैं ये। ठीक है। अब सबको शायद हम नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ कुछ समझ में तो आ ही रहा है कि हाँ भाई, ट्यूमर में ये सब चीजें होती होंगी।
ठीक है, ये क्लास दो है, एक है मैलिग्नेंट और एक है बिनाइन। मैलिग्नेंट का मतलब है कैंसर है या बन जाएगा, बिनाइन का मतलब है वो नॉर्मल सी गांठ है, अपने आप सही हो जाएगी, दवाई खाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बिनाइन। उसके बाद ये स्टैटिस्टिक्स दे रखी है, इनको आराम से अपना पढ़ेंगे देखेंगे, है ना। फटाफट आगे बढ़ते हैं। मिसिंग वैल्यू कहीं नहीं है। 212 सैंपल ऐसे हैं जो कैंसर वाले हैं, और 357 सैंपल ऐसे हैं जिनको कैंसर नहीं है, सिंपल ट्यूमर है वो। ठीक है, अब बाकी कहानी तो हम जानते हैं। क्या करना है अब अगला काम, फीचर मैट्रिक्स निकालनी है डेटा से, और टारगेट निकालना है। फीचर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, एक्स इक्वल टू जो भी आपका बंच ऑब्जेक्ट का नाम आपने रखा है कैंसर डॉट डेटा। वाई कैसे निकालेंगे, कैंसर ऑब्जेक्ट डॉट टारगेट। आ गया, हमने दिया आगे। अब जब आप इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो आपको उसमें कोई चीज नजर आएगी, जरा देखना, कुछ नजर आ रहा है आपको। देखो जरा, कहीं कुछ अटपटा सा दिख रहा है, ये क्या है, ये मिनिमम और मैक्सिमम। इस फीचर में मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम ये है, इसमें ये मिनिमम ये मैक्सिमम है, कहीं कुछ इशारा। 4254, 2500, 6, 9, 28, ये देखो 0.3, यानी कि ये वाला जो फीचर है ना एरिया, ये डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो वैल्यूज हैं बहुत हाई रेंज की हैं। ज्यादातर प्रिडिक्शन जो आपकी हो रही होंगी ना वो इस एरिया फीचर से हो रही होंगी, क्योंकि जिस फीचर में वैल्यू बड़ी होती है, इसका मिनिमम 185 है, सबसे ज्यादा यही है, और मैक्सिमम भी सबसे ज्यादा यही है। और दूसरा ये वाला, ये वाला जो फीचर है, ये दो फीचर ऐसे हैं, पूरा का पूरा प्रिडिक्शन इन पे ही हो जाएगा, बाकियों को तो कोई बहुत ज्यादा वैल्यू मिलेगी नहीं, इंपॉर्टेंस मिलेगी नहीं। अब ये बात आप क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि आपको पुरानी क्लासेस के एक्सपीरियंस पता है, आपको फीचर स्केलिंग का टॉपिक पता है। अगर आपको फीचर स्केलिंग नहीं पता, पुरानी क्लास आप नहीं जानते, अचानक से आज आए हैं आप, तो ये सब बातें आपको अनसुनी सी लगेंगी, और बैठ के बस आप टाइम ही पास करेंगे यहाँ पर, है ना। तो अब एक्स आ गया मेरे पास, वाई आ गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फीचर स्केलिंग करेंगे, दिख रहा है साफ साफ फीचर स्केलिंग करनी है मुझे। फ्रॉम एस्केलर डॉट, कौन सा मॉड्यूल है बताओ, फीचर स्केलिंग के लिए जो स्केलर क्लासेस होती हैं वो कहाँ मिलती हैं, किस मॉड्यूल के अंदर मिलती हैं एसकेलर्न के, प्री प्रोसेसिंग। एसकेलर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट, मैं स्टैंडर्ड स्केलर के साथ जा रहा हूँ। तो जब कुछ भी समझ में ना आए तो स्टैंडर्ड स्केलर अपना सेफ ऑप्शन, एस इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर। उसके बाद अब आपको अगला काम क्या करना है, अपने मॉडल का ट्रेन टेस्ट करना है। फ्रॉम एस्केलर्न डॉट, बताओ, ट्रेन टेस्ट वाला फंक्शन कहाँ मिलता है, मॉडल सिलेक्शन के अंदर, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। आप अपने डेटा का ट्रेन टेस्ट कर लो, एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट,
ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एक्स कॉमा वाई रैंडम स्टेट को मैंने 10 ही लगा दिया, स्केलर ऑब्जेक्ट बना दिया। और एस सी डॉट फिट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्म, ये ट्रेनिंग टेस्टिंग स्केल होकर आ गई। अब मॉडल बना दो, ये नेवर क्लासीफायर से बनाएंगे फिलहाल तो। ये नेवर क्लासीफायर, मॉडल को फिट कर दिया, एक्स ट्रेन बाई ट्रेन, मॉडल से स्कोर निकाल लो ट्रेनिंग टेस्टिंग का, एक्स ट्रेन नहीं, मॉडल डॉट स्कोर एक्स ट्रेन बाई ट्रेन, और ऐसे ही टेस्टिंग का स्कोर भी निकाल लेते 96 और 98 सर ठीक ठाक आ गया। हमने कहा अच्छी बात है, ठीक ठाक आ गया तो। और सर स्केलिंग ना करें तो? मैंने कहा चलो ये भी देख लो, अगर स्केलिंग ना करें तो 95 93 के आसपास आ रहा है, और अगर स्केलिंग कर दें तो ये वाला आ रहा है। स्केलिंग कर दी, अब कहाँ हो रही होगी? हाँ, तो ये आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, अपना मतलब डिसीजन लेना होगा कि वो जो आया है वो बाई चांस है या वास्तव में ऐसा सही है। तो उसकी समझ तभी आपके पास होगी जब आपको वो एनालिसिस पता हो, फीचर का मिनिमम मैक्सिमम के हिसाब से। अदरवाइज तो आप सिर्फ जस्ट अ कोइंसिडेंस हो सकता है कि ऐसा देखने को मिल रहा है, मतलब सिर्फ आप मॉडल को बेस्ट फिट ले आए ऐसा करके, उसका प्रोसेस क्या है आपको बताना पड़ेगा, तुक्का नहीं चलता। आपको एविडेंस देने पड़ेंगे कि आप अपने मॉडल को जो बेस्ट फिट में दिखा रहे हैं, एविडेंस दो कि क्या प्रोसेस फॉलो करा आपने। तुक्का तो नहीं लगे कहीं आपका? तो अभी इससे पहले जो हुआ था बिना स्केलिंग करे वो काइंड ऑफ तुक्का हो गया कि 95 93 आ गया, ठीक ठाक आ गया, जबकि हमें पता है कि जो दो फीचर हैं वो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डोमिनेट हो रहे होंगे मॉडल में, अपना ही इन्फ्लुएंस दे रहे होंगे। ले उधर ले आओ, एरर आ रही है। हम्म, अरे तो फंक्शन तो कॉल करो भाई, फंक्शन कॉल नहीं कर रहे हो ना, ऐसे करके। चलो, तो अभी हम अगर देखें तो हमें 30 फीचर के साथ जो डेटा दिया गया है, ये ठीक ठाक मॉडल बना रहा है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या सीख सकते हैं सर? सब कुछ तो सही है, बहुत ज्यादा खराब नहीं है, 96 98 ठीक है, वेरिएंस 2 का चल रहा है ना, कोई बहुत ज्यादा जमीन आसमान का डिफरेंस तो नहीं है कि आप बोलो बेकार है मॉडल आपका। यहाँ पर
एरर आ रही है। लाओ लैपटॉप इधर। स्टैंडर्ड स्केलर। स्टैंडर्ड्स नहीं है, स्टैंडर्ड। चलो, अब इस डेटा में देखो क्या हमें सीखने को मिल रहा है। इस डेटा में हमें सीखने को ये मिल रहा है कि भाई आपके डेटा में 30 फीचर हैं। है जी। वो आप करके देख लेना है ना। वो आपको पता है, आप करके देख लेना एक बार। मैट्रिक और नेबर्स वगैरह हो सकता है ठीक ठाक निकल आए और अच्छा निकल आए। हम उसमें नहीं जा रहे हैं। हम 30 फीचर्स के साथ मॉडल को ट्रेन कर। कई बार ऐसा होता है कि हमारे डेटा में जब ज्यादा फीचर्स हों और मॉडल को ट्रेन कराया जाए तो मॉडल ट्रेनिंग में टाइम ज्यादा लेता है। यानी कि मॉडल का जो टाइम है ट्रेन होने का वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि फीचर उसको बहुत देखने हैं। इससे क्या होता है, हमारा एग्जीक्यूशन मॉडल को ट्रेनिंग जब हो रही होती है उस समय स्लो पड़ जाता है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि 30 की जगह पर अगर मैं 28 फीचर दे दूं और मॉडल ट्रेन हो जाए और उतना ही एक्यूरेसी दिखाए ट्रेनिंग टेस्टिंग पर, तो अच्छी बात है। दो फीचर मेरे बच गए। दो फीचर को मेमोरी एलोकेट नहीं हुई होगी। उन दो फीचर का डिस्टेंस में डिफरेंस करके स्क्वायर नहीं निकला होगा। इमेजिन करो बैकएंड में के नेवर क्लासीफायर क्या कर रहा है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर कर रहा है। ये दो फीचर की हो गई। अब 30 फीचर होंगे तो हर फीचर का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर कर रहा होगा। अगर मैं आपसे कहूँ दो फीचर सर कम कर दो, तो कहीं ना कहीं मेमोरी ऑप्टिमाइज होगी, कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन थोड़ा सा फास्ट होगा। लेकिन अगर दो फीचर कम करने से आपकी एक्यूरेसी में फर्क पड़ गया, एक्यूरेसी बिगड़ गई, आपका मॉडल अंडरफिट हो गया या बहुत ज्यादा ओवरफिट हो गया, तो फिर ये डिसीजन गलत होगा कि फीचर बचा लेते हैं। फिर तो फीचर की जो मेमोरी खर्च हो रही है, जो टाइम मॉडल का ट्रेन होने में ज्यादा लग रहा है, पार्ट ऑफ कॉस्ट, फिर तो वो कॉस्ट का पार्ट है, तो लगेगा ही लगेगा, इससे कम में काम नहीं चलेगा। तो हम फीचर्स को कम करने की कोशिश करते हैं सो डैट मॉडल को हम सिंपल रख पाए, मॉडल ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। ठीक है। और एफिशिएंसी हमारी थोड़ी बेटर बनी रहे। ठीक है। ये बताओ, आप 28 फीचर लेकर चलने की बात कर रहे हो, कौन से दो फीचर हटाओगे? अक्कड़ बक्कड़ करोगे, कोई से जो मन आ जाए वो हटा दो तो? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अक्कड़ बक्कड़ तो नहीं करेंगे। कोई सा मन आए दो फीचर हटा दो, उसके पीछे कोई ना कोई आधार होगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारा जिसका नाम है फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन। फीचर सिलेक्शन हमें क्या सिखाता है कि आपके पास ओरिजिनली जितने फीचर्स थे उतने के साथ मॉडल को ट्रेन ना करके आप उनमें से कुछ फीचर को सेलेक्ट करें और उसके साथ मॉडल को ट्रेन करें। इसे बोलते हैं फीचर सिलेक्शन। ठीक है। तो ऐसा करने का फायदा क्या होगा? ऐसा करने का पहला फायदा होता है, मॉडल सिंपल होता है हमारा। सिंपल मॉडल का मतलब है कि हमारा मॉडल ओवरफिटिंग से बचा रहता है। टू अवॉइड ओवरफिटिंग। दूसरा फायदा क्या है? मान लो मेरे मॉडल में ओवरफिटिंग हो ही नहीं रही है, फर्स्ट क्लास बेस्ट फिट का मॉडल है, तो मैं क्यों करूं फीचर सिलेक्शन?
तो दूसरी वजह हो सकती है कि आप अपने मॉडल का ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन काम करते हैं, सिंगल वर्ड लिखते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइज वर्ड दो वर्ड के साथ हम डिफाइन कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज द मॉडल। ऑप्टिमाइज दो साइंस में, मेमोरी और एग्जीक्यूशन। हम चाहते हैं कम से कम मेमोरी लगे और हमारा जल्दी से जल्दी मॉडल ट्रेन हो जाए, फास्ट ट्रेन होना चाहिए। हमारे वाले अभी मॉडल में फीचर सेलेक्ट करने की वजह पहली वाली तो नहीं है, बहुत ज्यादा ओवरफिटिंग नहीं है ना। दूसरी वजह शायद हम सोच सकते हैं कि हम मॉडल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं क्या बिना कंप्रोमाइज करे हुए एक्यूरेसी से। अगर आपने फीचर सेलेक्ट करे और आपकी एक्यूरेसी कम हो गई तो आपको वो डिसीजन छोड़ना होगा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम मॉडल की जो एवेल्युएशन है वही रखते हैं। ठीक। कैसे करेंगे इस काम को? तुक्का तो नहीं मारेंगे। तो 20 फीचर 30 फीचर हैं, इन 30 फीचर को कैसे आप यूज करेंगे यहाँ पर? तो उसके लिए हमें क्या बताया गया, एक टेस्ट होता है जिसका नाम है एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट। एनोवा की फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा टेस्ट क्या बताता है? किसी भी फीचर की इंपॉर्टेंस उसके टारगेट के फोकस करके बताता है कि कोई भी फीचर अपने टारगेट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अनोवा टेस्ट सिर्फ क्लासिफिकेशन में ही इस काम को करता है, रिग्रेशन के केस में नहीं करता। ठीक है। तो अनोवा टेस्ट क्या करेगा? गिव्स पिक्चर ऑफ फीचर इंपॉर्टेंस अगेंस्ट टारगेट। टारगेट के अगेंस्ट फीचर की क्या इंपॉर्टेंस है उसकी पिक्चर आपको ये बताता है। अब कैसे सर ये करा जाए मशीन लर्निंग के अंदर, इसको देखते हैं। ये लिखेंगे फ्रॉम एस्केलर डॉट फीचर सिलेक्शन। एस्केलर पैकेज के अंदर फीचर सिलेक्शन नाम का ही क्या है, एक मॉड्यूल है, और इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है एफ अंडरस्कोर क्लासिफ। एफ अंडरस्कोर क्लासिफ का मतलब है ये क्लासिफिकेशन के डेटा सेट में फीचर की इंपॉर्टेंस निकाल कर देगा। तो ये फंक्शन आप अपना इंपोर्ट करते हैं, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। और इस फंक्शन को आप अपने फीचर देंगे सारे के सारे जो फीचर थे आपके। वो फीचर जो ओरिजिनल डेटा में थे, अभी उनकी ट्रेनिंग टेस्टिंग नहीं करी हम, और टारगेट देंगे। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन एनोवा टेस्ट परफॉर्म करके हर फीचर की इंपॉर्टेंस टारगेट के लिए बताएगा। ये सर ऐसा कुछ आया है। मैंने कहा चलो देखो, दो चीजें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं।
अगर हम इसको देखें तो दो एरे आए हैं ये। पहला एरे होता है हमारा जिसको बोलते हैं हम एस वैल्यू, और दूसरा एरे है इसको बोलते हैं हम पी वैल्यू। मतलब हर फीचर की इंपॉर्टेंस एस वैल्यू कहलाती है, और वो जो एस वैल्यू आई है वो बाई चांस है या उसका कोई प्रोबेबिलिटी है, तो वो कितनी प्रोबेबिलिटी है उस वैल्यू के आने की वो पी वैल्यू के अंदर लिखा होगा। हम एस वैल्यू को यूज करेंगे। तुमने लिखा है एस वैल्यू, ये हमारी आई। इस क्या चीज? एस वैल्यू का मतलब होता है स्टैट्स वैल्यू। स्टैट्स वैल्यू मतलब ये वैल्यू जिस फीचर की हाई होगी वो फीचर इंपॉर्टेंट है टारगेट के लिए, और जिस फीचर की वैल्यू कम आई होगी वो कम इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ये मेरा आया है, एक काम करो, इसको ना पहले साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर लो। जैसे ये आया 6.46 और ये E+02। तो सर ये E+ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा 6.46981021 गुणा 10 की पावर 2। तो पावर अब कैसे प्रिंट कराएं? तो प्रिंट करने में ई नोटेशन यूज करते हैं। ई माइनस का मतलब है पावर -2 में है, प्लस होता तो E⁻²। मतलब इस संख्या में 10 की पावर 2 की गुणा करो, यानी कि दशमलव को दो स्थान इधर ले जाओ, इधर और इधर। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो मोटा मोटा ये 6.46 की जगह क्या हो गया? 646.98 हो गया। तो अब इसको देखना, ये कैसे लिखोगे? फिर ये कैसे पढ़ोगे? 1.18, और ये लास्ट में क्या है? 2, यानी कि ये कितना हो गया? 100। तो अब इसका मतलब पहला वाला फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू सेकंड फीचर। जिस फीचर की एस वैल्यू हाई है वो फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है टारगेट को लेकर। तो सर ये भी हाई है, 697। ये 573। ये सर सबसे ज्यादा हाई तो नहीं, सबसे ज्यादा नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर प्लस जीरो बने, सब 83 है ये, 836 नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, कोई गूगल पे ऐसा कोड सर्च मारो कि मुझे ये जो नोटेशन आते हैं ना इनको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन की जगह मैं नॉर्मल फ्लोटिंग नोटेशन यूज करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करें, है ना? तो उसको देखते हैं। नमपाई साइंटिफिक नोटेशन टू फ्लोट। साइंटिफिक नोटेशन को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए ये लिखा है, इसको कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। इंपोर्ट numpy एज np, np डॉट सेट प्रिंट ऑप्शन सप्रेस इक्वल टू है जी एज वैल्यू एज एरे, numpy एरे। तो जो रिजल्ट है वो एज numpy एरे आएगा। तो साइंटिफिक नोटेशन को फ्लोट नोटेशन में कन्वर्ट करना है numpy की वैल्यूज देखने के लिए, तो आप इस एक लाइन के कोड को याद कर लो तो अच्छी बात है। याद ना रहे तो इतना तो याद रहे कि ऐसा होता है। गूगल पर सर्च करके मिल जाएगा, कॉपी करके पेस्ट मार देना। ठीक है, तो एक्सपीरियंस ये जरूर होना चाहिए कि ऐसा होता है। हम भूल जाएं इस बात को वो मैटर इतना नहीं करेगा। मैटर तब हो जाता है जब हमें यही ना पता हो कि ऐसा होता है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन से फीचर ऐसे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा एक, पहले बड़े बड़े देख लेते हैं, 2, 3,
चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13। इस तरह से ये फीचर हमारे हो गए। अब क्या करो आप, बहुत कम मेहनत का हो जाएगा आपका, है ना। अब पहले ये पता करो इन सारे फीचर में वो जो 100 से लेस हैं वो कौन कौन से हैं। 100 से लेस तो क्या लिखोगे यहाँ पर, np डॉट वेयर एस वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 100। फोर्थ इंडेक्स का 0, 1, 2, 3, फोर्थ इंडेक्स पर वैल्यू 100 से कम आई है। एट्थ इंडेक्स का फीचर, नाइन्थ फीचर 100। इसका उल्टा करें, ये वो फीचर है जो आपके काम के हैं। अब क्या करो, जो आपने एक्स अपना बनाया है, इस एक्स के अंदर से सारे फीचर लेके मत चलो, सिर्फ ये फीचर लेके चलो। तो कैसे लेके चलेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स के अंदर से स्लाइस कर ली ऑल रोज, और कॉलम डाल दिए ये वाले। अब जो रिजल्ट आएगा 0 अब आपके जो फीचर आए निकल कर, ये आपने अपना स्टोर कर लिए। अब अगर मैं इसकी शेप दिखाऊं, कितने फीचर रह गए, सिर्फ 20। कितने से, 30 से। किस आधार पे 10 फीचर आपने हटा दिए, हमने हर फीचर का एनोवा टेस्ट करा टारगेट के लिए। एनोवा टेस्ट हमें दो वैल्यू वापस करता है, हर फीचर की एस वैल्यू और उस फीचर की पी वैल्यू। एस वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होती है, हम ये मानते हैं कि वो फीचर टारगेट के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्या करा, अपना एक अपनी तरफ से कंडीशन डाली कि वो सारे फीचर जिनकी एस वैल्यू 100 से ज्यादा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, और वो सारे फीचर जिनकी एस वैल्यू 100 से कम है वो हम अभी छोड़ देते हैं। तो ऐसे 10 फीचर हैं जो हमने छोड़ दिए, सिर्फ 20 फीचर हमने अपने उठा लिए। अभी मेरा एक्स आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले के साथ अपने मॉडल को चलाकर देखता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, एनोवा टेस्ट का अपना एक मैथमेटिकल फार्मूला होगा, वो आपको जानना पड़ेगा पहले। हाँ। हाँ, यहाँ पर आप एक लॉजिक यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ 100 लिख दिया, 100 लिखने के पीछे मेरा क्या आधार था, क्या वजह थी, मैंने 100 लिखी, 250 क्यों नहीं लिखी, 350 क्यों नहीं लिखी, 3.25 क्यों नहीं लिखी। मैंने आंखों से पहले देख लिया कि मेरे बहुत से फीचर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंस वाइज इस तरह से देखना है मुझे। बाकी फीचर मुझे 3 डिजिट में देख रहे थे, इसलिए मैंने 100 देख लिया। बाकी जो आप कह रहे हो वो ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा लॉजिकल है देन जो मैंने लिखा है। ये कहना है कि भाई इन सबके फीचर का एवरेज, सबकी इंपॉर्टेंस का एवरेज निकाल लेते हैं। अच्छा तरीका है। अगर कोई भी फीचर की इंपॉर्टेंस उस एवरेज से भी कम है तो उसे छोड़ दो, ये शायद ज्यादा अच्छा डिसीजन होगा इनका। ठीक है। बहरहाल हमने सब कुछ कर लिया। अब मॉडल को ट्रेन करते हैं, देखते हैं क्या फर्क पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। 97, 99, ध्यान से देखो पहले से थोड़ा बेटर हो गया। अब काम करते हैं, इस वैल्यू को थोड़ा सा ट्यून करके हम लोग चलाते हैं। अब हमें इसको ट्यून करना पड़ेगा, ये भी ट्यूनेबल कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या करा, यहाँ पर जो रिजल्ट आया था वो एक 2D एरे में आया था।
उसके जीरो इंडेक्स पर जो एरे था वो मैंने निकाल लिया, जैसे कल कुछ करा था उसी तरह से। अब मैं यहाँ पर कहूँ कि भाई वो सारे फीचर जिनकी फीचर इंपॉर्टेंस 50 से ज्यादा है वो भी दे दो। नहीं, एक काम करो, 150 वाले कम हो रहे हैं सर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ट्यूनेबल कॉन्सेप्ट अपना यूज करना, कोई भी जो आपका आपको लगता है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने जो कहा था वो मैं यूज करूंगा, अगर एस वैल्यू, एस वैल्यू डॉट, तो वो सारे फीचर जिनकी इंपॉर्टेंस मीन से ज्यादा है उनको मैंने सेलेक्ट करा, तो ये आए। तो आप अपने हिसाब से इन चीजों को यहाँ पर डिसाइड कर सकते। अब ऑब्वियसली मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि सर इस लाइन में बहुत समस्या है हमारे लिए। पूरी मशीन लर्निंग हमें समझ में आ सकती है, लेकिन ये लाइन समझने में हो सकता है मैं 2 घंटे लग जाए, और हो सकता है फिर भी समझ में ना आए। ये आपने क्या लिख दिया? ये सब नमपाई पांडास की हमारी पुराने कह सकते हो कमियां हैं, जो हमने प्रैक्टिस करी, भूल भी गए। ऐसा नहीं सर प्रैक्टिस नहीं, हमने पढ़ा है, हमने प्रैक्टिस भी करी थी, लेकिन टाइम इतना गुजर चुका है नमपाई से लेके आज की क्लास तक कि प्रैक्टिस करा वो भी भूल रहे हैं। सोचो जिन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं करी, बस कथा सुन के आए क्लास में और चले गए, उनको तो क्या ही समझ में आ रहा होगा कर क्या रहे हो आप। तो उसका एक मशीन लर्निंग ने कहा कि हम एसके लर्न लाइब्रेरी से जब इम्प्लीमेंट करते हैं मशीन लर्निंग को, तो आपको अपने पुरानी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, नमपाई पांडा। आप एसके लर्न लाइब्रेरी से सारे काम करवाओ, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। यानी कि जो अभी आपने एनोवा टेस्ट करा, फिर फीचर सेलेक्ट करे, अपना दिमाग लगाया, अगर आप ये सब ना करें तो हमारे पास एक रेडीमेड फीचर है मशीन लर्निंग के अंदर, उसको दे दो डेटा और उससे कह दो मुझे इतने फीचर चाहिए, वो सब यही करेगा जो आपने करा, कर करा के आपको दे देगा, आपका दिमाग नहीं लगेगा। सर वो करके दिखाओ, वो कैसे करें, है ना? तो देखो, सब कुछ वही करेंगे इस बार, है ना? मेरे पास एक्स है, हम यहाँ पर हैं, एकदम इनिशियल पॉइंट पर 30 फीचर हैं। अब मैंने कहा फीचर सेलेक्ट करने हैं, सो डैट मॉडल की एफिशिएंसी भी खराब ना हो और मॉडल ऑप्टिमाइज भी हो जाए। ठीक है, और हमारा दिमाग भी खराब ना हो, पुराने पाप हमारे सामने ना आए। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम एस्केलर डॉट फीचर सिलेक्शन इंपोर्ट, एक क्लास है जिसका नाम है सेलेक्ट के बेस्ट, सेलेक्ट के बेस्ट, सेलेक्ट बेस्ट फीचर्स। के माने कितने, वो आप बताओ कितने फीचर सेलेक्ट करवाने हैं, हम बताएंगे कितने। अब देखो ये सब कैसे जादू की तरह अपने आप हो जाएगा, हमें कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। क्या करेंगे, सेलेक्ट के बेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको बताएंगे स्कोरिंग फंक्शन। सेलेक्ट के वेस्ट को हम कहेंगे सेलेक्ट के वेस्ट, एक काम करो, एनोवा टेस्ट आप कर लेना, हम आपको बता दे रहे हैं एनोवा टेस्ट करने का फंक्शन कौन सा होता है, ये वाला होता है। तो हमने इसे बता दिया कि इस फंक्शन का यूज करके आप एनोवा टेस्ट कर लेना, और इसे बताएंगे कि मतलब 25, 25 मतलब नंबर ऑफ फीचर्स। तो हम इससे कह रहे हैं कि आप एनोवा टेस्ट करके जो बेस्ट 25 फीचर हों वो लाकर हमें दे देना। ये बोलेगा ठीक है लाओ, मुझे फीचर दो और टारगेट दो, एस के बी डॉट फिट अंडर स्कोर ट्रांसफॉर्म। इसको हमने एक्स दे दिया, इसको हमने वाई दे दिया। अभी क्या करेगा, ये हमें नया एक्स लाकर दे देगा।
अब देखो, जो हमें नया एक्स इसने ला कर दिया है, उसमें कितने फीचर होंगे? 25। 5 फीचर चले गए। कौन से चले गए? इंटरनली उसने क्या करा, उसने मतलब सेलेक्ट के वेस्ट ने क्या करा, एनोवा टेस्ट परफॉर्म करा इन फीचर्स पर, टारगेट के अगेंस्ट सबकी एस वैल्यू निकाली उसने। उन एस वैल्यू में जो सबसे टॉप की 25 एस वैल्यूज वाले फीचर रहे होंगे, उनको निकाल कर आपको दे दिया। आपकी हेडेक खत्म कि मैं लिखूंगा ये कोड, ये लाइन का हेडेक खत्म आप। ठीक है। तो इस तरह से आप खुद से करना चाहते हैं तो नंपाई पांडास की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। खुद से ना करके बस करने से मतलब है कि हो जाए बस किसी तरह से, और हम मशीन लर्निंग कर लें, तो आप एस के लर्न के लाइब्रेरी में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आपको एब्स्ट्रैक्शन देती हैं, अंदर समझने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से लिखो काम हो जाता है, जैसे कि ये हो गया, हाँ। सेलेक्ट के वेस्ट को कैसे पता एनोवा टेस्ट करना है कि कोरिलेशन टेस्ट करना है या कौन सा टेस्ट करना है? सेलेक्ट के वेस्ट को बताते हैं कि एनोवा टेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना। तो अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, अभी आने वाली क्लासेस में हम रेग्रेशन पढ़ेंगे। तो रेग्रेशन में फीचर सिलेक्शन के लिए एनोवा टेस्ट नहीं होता है, वहां पर क्या होता है, कोरिलेशन टेस्ट होता है। तो हम इसी सेलेक्ट के वेस्ट का फिर यूज करेंगे, लेकिन इसे इस बार चेंज करके बताएंगे कि भाई ये वाला नहीं, ये वाला फंक्शन यूज करना। एनोवा टेस्ट की मैथमेटिक्स क्या है? एक बार गूगल पे जाकर उसका फार्मूला सर्च कर लीजिए। एनोवा टेस्ट का भी आपको कुछ ना कोई स्टैट्स का फार्मूला मिल जाएगा, इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज होगा, मीन का यूज होगा, यही सब यूज होता है। एक बार देख लेना एनोवा का फार्मूला। अब देखो, हम इस लाइन से बचना चाहते हैं, तो हम आ गए यहाँ पर। ठीक है, इस कोड पर। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि सर अब जो डेटा बनाए, इसका ट्रेनिंग टेस्टिंग करके मॉडल तो बना कर दिखाओ, निकल लो, यहाँ से बनना शुरू होगा। अब ये मेरा मॉडल 25 फीचर के साथ ट्रेन हो रहा है, देखते हैं क्या स्कोर आता है। कितना आया? 96, 98। अब सर 30 के 30 दे दें तो वही आ जाएगा जो था, सेलेक्ट ना हुआ, कुछ नहीं हुआ। 29, 329 नहीं, 29। एक मिनट को, कहीं गलत करा मैंने, x_न्यू, है ना? अब सही है, बिगड़ गया मामला। 30 पर ये है, 29 पे नहीं, 28 पे नहीं, 27, 26, 25, 24, 23। ये फिर भी सही लग रहा है। तो ये सब ट्यूनेबल है, आपको डिसाइड करना है। ये आया, जैसे कल उसका आया था आरिस वाले का, बिल्कुल उस तरह से आ गया। तो अगर मैं अपने मॉडल को नंबर ऑफ फीचर्स 18 के साथ ट्रेन करूं, अब सोच, अभी तो ये 18 है, अभी इसको भी तो ट्रेन कर सकते हो सकता है कुछ बढ़िया निकल कर आ जाए। मैंने कहा हाँ, ये बात भी सही है, 3 से शुरू करें तो। हाँ, देखो निकल आया 98, 98। 4 पे नहीं, 5 पे तो चल ही रहा था, 6 नहीं, 7 नहीं। तो घर पे बैठ के आपको टाइम देना पड़ेगा आपको। अभी मैंने यहाँ पर 18 करने के बाद नेबर्स की वैल्यू
3 4 5 6 करी, सर 19 पे करके देखो सारी। इस ऐसे तो इसकी नंबर ऑफ फीचर्स हर बार आप जो बदल रहे हैं, बदलने से पहले जितने फीचर आपने एक बार लिख दिए हैं उन पर सारी पॉसिबिलिटी चेक कर लो, हो सकता है बढ़िया निकल कर आई जाए। तो घर बैठ के करना है ना आपको ये काम। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये सब ऑप्शन होते हैं, क्योंकि ये सब टाइम टेकिंग वाले ऑप्शन है। आप लूप लगा के, नेस्टेड लूप लगा के सोचो और लगा के छोड़ दो, अपना चलता रहेगा, करता रहेगा काम अपने। चलो, तो इस तरह से हमें फीचर सिलेक्शन का पॉइंट समझ में आ जाता है। फीचर सिलेक्शन का मतलब था, अगर मेरे डेटा में ओवरफिटिंग कहीं भी आपको नजर आ रही है, तो सबसे पहली वजह ओवरफिटिंग की फीचर ज्यादा होना माना जाता है। अगर आपके मॉडल में ज्यादा फीचर्स को देखकर ट्रेन किया गया है मॉडल को, तो सबसे पहले आप फीचर्स को कम करें। अब क्वेश्चन आता था, किस आधार पे फीचर को कम करें, कोई तो क्राइटेरिया होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फीचर सिलेक्शन कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, जिसमें हम एनोवा टेस्ट के थ्रू हर फीचर की इंपॉर्टेंस कंप्यूट करते हैं, और उस इंपॉर्टेंस पर हम डिसाइड करते हैं कि कौन से फीचर हमें लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इस काम को हमें आसानी से करवाने के लिए एसके लर्न लाइब्रेरी में सेलेक्ट के बेस्ट नाम की एक क्लास दी गई है, और इस क्लास में हम इस काम को आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चलो, अब एक और आखिरी लाइब्रेरी का डेटा सेट है क्लासिफिकेशन के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और ये आप मुझे करके दिखाएंगे जो लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ डेटा सेट क्या है वो इंपोर्ट कर देता हूँ, आगे अपने आप लिखो, अपने आप सोचो क्या है और क्या नहीं है। फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट लोड अंडरस्कोर वाइन, वाइन का डेटा सेट। अब आया कुछ काम का है। तो यहाँ पर वाइन के डेटा सेट से आप क्या मशीन लर्निंग करोगे। तो वाइन कई अलग अलग ब्रांड की नहीं होती हैं, तो आपका मॉडल पहचानेगा कौन सी वाइन कौन सी कंपनी की है। तो यहाँ पर कंपनी का नाम नहीं दिया गया, यहाँ पर वाइन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके दे दिया। तो हमें क्या दिया गया है, वाइन के बहुत सारे सैंपल दिए गए हैं, और हर वाइन का अपना अपना ब्रांड है। ब्रांड का नाम नहीं यहाँ पर मेंशन है, उन्होंने ऐसा दे रखा है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो जितने भी वाइन के सैंपल्स हैं वो 3 क्लास से बिलोंग करते हैं। अब आपका मॉडल किस बात के लिए ट्रेन किया जाएगा, आपके मॉडल को हम एक वाइन का सैंपल देंगे, आपके मॉडल को ये बताना है ये कौन सी कंपनी की है, या ये कौन सी क्लास की वाइन है, क्लास 1 की वाइन है, क्लास 2 की है, या क्लास 3 की है। कैसे, टेस्ट करके, टेस्ट नहीं करना है। वाइन के फीचर्स हैं, वाइन का कलर, वाइन में मैग्नीशियम कितना है, वाइन में एल्कोहल कितना है, वाइन में ये वाली चीज कितनी है। तो वाइन बनाने के लिए जिन जिन चीजों का यूज होता है, उन चीजों में क्या क्या वैल्यूज हैं, क्या क्या रेशो में हमने चीजें मिल रही हैं, वो आप मॉडल को देंगे, और मॉडल फिर बताएगा कि भाई इस तरह के कॉम्बिनेशन पर ये वाली वाइन होगी। अब मैंने कहानी सुना दी, अपने आप करो इसे, लोड करने से लेकर ट्रेनिंग टेस्टिंग तक, विद फीचर सिलेक्शन, विद फीचर सिलेक्शन। मुझसे कहोगे करने के लिए मुझे 1 मिनट लगेगा बस, 1 मिनट में मैं इसको कर दूंगा पूरा। आप आधा घंटा लो, 1 घंटा लो, कोई बात नहीं, करो अपने हाथों से। अदरवाइज मेरे लिए सिर्फ 1 मिनट चाहिए। कौन सा डेटा। तो पहले लोड करो, लोड करने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर करो। हाँ, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहते हो, तो वाइन
डॉट डिस्क्रिप्शन, DESCR, ये आ गया। वाइन को पहचानने का डेटा। ये देखो 178 सैंपल्स हैं वाइन के, 13 फीचर हैं। फीचर का नाम है एल्कोहल, मैलिक एसिड, मैग्नीशियम, है ना, प्रोलीन, कलर कैसा है, और 3 तरह की वाइन है, क्लास 0 की है, क्लास 1 की है, क्लास 2 की है। बाकी आगे एक्स और वाई वैसे निकलेगा जैसे अब तक निकलता आ रहा है। निकालो, ट्रेन टेस्ट करो, ट्रेनिंग एक्यूरेसी, टेस्टिंग एक्यूरेसी निकालो, सब सही आ जाए, फिर सिलेक्शन करके देखो, 13 फीचर हैं, हो सकता है कुछ कम से काम चल जाए। दिमाग मत लगाना, सेलेक्ट के वैसे से कर लेना, करके दिखाओ। तो सेम डेटा पर वही कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, सिर्फ वाइन से एक्स वाई निकाल लिए, कोई कुछ नहीं करना पड़ा। आपके पास पुराना कोड है, उसे कॉपी पेस्ट करना है बस। अब मैं 12 के बाद या 11 पे आता हूँ। 11 के साथ यहाँ पे खेलता हूँ। 3, ये ओवर फिटिंग हो गई सर। ठीक है। 4, नहीं, इससे अच्छा तो 98 93 वाला था। 5 तो पता ही है। 6, 7, इसी इन्हीं में आ जाएगा, बहुत आगे आगे की जरूरत नहीं है, मतलब 3 4 5 6 7 में ही आ ही जाता है आपका। ठीक है। अब ध्यान रखना, 12 और कितने पर आया था, 5 पर। अब 10 पे चलता हूँ। 97 91 99 88 पहुंच जाएंगे। तुम सीधा आउटपुट पे पहुंचा रहे हो मुझे, बाकी लोगों को नहीं सीखने दोगे। 9 3 4 5 6 7, फिर यहाँ 8 पर आ गए। 97 91 96 88 96 और 93। ठीक है। 5 के बाद 6 पे आ जाओ। नहीं सर, खेल बिगड़ गया, खेल बिगड़ गया। 5 पे रुक जाओ। तो एक मिला मुझे फीचर की वैल्यू 8 पर, और एक मिला मुझे फीचर की वैल्यू 12 पर। 98 93 में थोड़ा वेरिएंस ज्यादा है, 5 का है, तो 8 पर सही रहेगा। खेल बिगड़ गया। ये बेस्ट माना जाएगा अभी के लिए। फीचर आपके 5 कम हो गए, और आपका मॉडल अच्छा हो गया। इनिशियली 96 91 पे था, अब 96 93 पे आ गया। वेरिएंस कम हो गया थोड़ा सा, ओवर फिटिंग थोड़ी कम हो गई, है ना। तो फीचर सिलेक्शन के 2 फायदे आप किसी को बताते हैं। पहला फायदा, इट मे अवॉइड, गारंटी किसी चीज की नहीं है, इट मे अवॉइड ओवर फिटिंग। दूसरा, इट मे इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ योर मॉडल ट्रेनिंग। लेकिन उसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है अपने स्कोर से, कि अगर आप परफॉर्मेंस बढ़ाने के चक्कर में फीचर कम करते चले जा रहे हो और कह रहे हो फास्ट हो गया, ध्यान रखना, स्कोर उतना ही रहना चाहिए। तभी ये बात सही है आपकी। स्कोर अगर पॉइंटों में कम हो रहा है तो चलो कर लेंगे एक्सेप्ट, लेकिन अगर ज्यादा ही कम हो रहा है तो फिर वही फीचर अपना लेके आओ, पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। चलिए, तो फीचर सिलेक्शन क्या है मशीन लर्निंग में, वो हमारी समझ में आ जाता है। क्या चीज? पी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी, कि जो एस वैल्यू आई है वो बाई चांस आ गई है इतनी ज्यादा, या उसकी एक प्रोबेबिलिटी थी आने की, कितनी प्रोबेबिलिटी है इस वैल्यू के आने की। जैसे एस वैल्यू आई मान लो 250 फॉर एग्जाम्पल, तो वो 250 आएगी, इस बात की संभावना कितनी है उस फीचर की। तो वो उसके करस्पॉन्डिंग जो पी वैल्यू है वो ये बताती है कि जो एस वैल्यू आई है ये बाई चांस है, या फिर
इसकी प्रोबेबिलिटी ऐसी ही है कि आएगी ही आएगी ऐसे। ठीक है। तो पी वैल्यू फीचर की जितनी ज्यादा हाई है, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है एस वैल्यू को। वो भी ले सकते हो, वो भी ले सकते हो। तो ये मशीन लर्निंग डेवलपर का अपना अपना एक नजरिया है। बहुत से लोग वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हो, कि मैं एस वैल्यू की जगह पी वैल्यू देखूंगा, जिसकी पी वैल्यू ज्यादा होगी मैं उसे उठाऊंगा। लेकिन पी वैल्यू जो होगी वो 0 से 1 के बीच में ही होगी, कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा होती नहीं है। ठीक है। लूप लगाएंगे। टाइम तो लगेगा, बिल्कुल। अगर डेटा अभी हमका 150-200 सैंपल है, मान लो 10-10 हजार सैंपल होते, 10 हजार सैंपल, नेबर की वैल्यू 3, 10 हजार सैंपल, नेबल की वैल्यू 4, तो टाइम तो बहुत लगेगा। तो देखो, साथ में इसमें विजुलाइजेशन ऐड करते हो आप। जो भी आपका हर नंबर ऑफ नेबर पे स्कोर आता जा रहा है, उसको एक एरे में स्टोर करते चलो, अपेंड करते चलो। लास्ट में आपके पास दो एरे होंगे। एक एरे में होगा नंबर ऑफ नेबर्स कितने थे, और उसकी करस्पॉन्डिंग क्या स्कोर आया था वो होगा। फिर उनका ग्राफ बनाओ। ग्राफ से पता चल जाएगा कि स्कोर कब कम हुआ, कब ज्यादा हुआ, कब क्या हुआ। तब जाके आप अपने उस ट्रेनिंग वाले प्रोसेस को विजुलाइज करके समझ पाते हो कि कहाँ पर कितने नेबर पर क्या चल रहा था। उसके बाद जब पूरा हो जाता है, फिर आप उसको पकड़ के डिसाइड करते हो। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो देखो। अब जैसे ये आपका हो गया नेबर्स, ये हो गया आपका स्कोर। मान लो नेबर की वैल्यू 3, नेबर की वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मैं आपसे कहूँ, ये मेरा जो स्कोर है, ये 0, ये 1। मान लो नेबर की वैल्यू 3 थी, मेरा स्कोर ये आया 0.8, मान लो। 4 पर ये हो गया, 5 पर यही है, 6 पर यही है, 7 पे कम हो गया, 8 पर और कम हो गया, 9 पर ये हो गया, फिर और कम हो गया, फिर और बढ़ गया, फिर ये हो गया, ऐसे हो गया। अब देख लो इस चार्ट में कि मैक्सिमम कहाँ रहा है। मैक्सिमम सर ये रहा है, 4 पे रहा है और 5 पे रहा है। तो अब आप अपने मॉडल को दोबारा ट्रेन कर लो, नेवर की वैल्यू किस पर, सीधे सीधे 4 या 5 पर, बात खत्म। तो साथ में विजुलेशन लगाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर मैट प्लॉट लिव और सी वॉन के हमारे पाप हमारे सामने आएंगे, हमने कहा आएंगे। मुझे ही करना पड़ेगा, तुम थोड़ी करोगे फिर उसमें। आप मुझसे बोलोगे तो मैं तो कर ही दूंगा। यही कर पाओगे फिर आज। चलो, तो विजुलाइजेशन अगर हम ऐड करना चाहें तो कैसे करेंगे वो देखो। इसमें एक चीज फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर 8 फिक्स कर दिया। नेबर्स की वैल्यू को हम शुरू करते हैं 3 से और खत्म करेंगे फिर आगे। एक लूप लगा लिया, और आई इन रेंज 3 से लेके और मान लो 9 तक कर लेते हैं, ना चलेगा। और मैं सिर्फ ट्रेनिंग स्कोर का बता रहा हूँ, टेस्टिंग का नहीं। आप दोनों का बना के देखना चाहो तो देख सकते हो, मैं ट्रेनिंग का करूंगा बस। ठीक है। अब यहाँ पर जो भी आपका स्कोर आएगा, क्या, हाँ आई आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है। ये मैंने हटा दिया, प्रिंट प्रिंट में नहीं कर रहा कुछ भी। मॉडल डॉट स्कोर जो भी आया उसको मैं अपेंड करो। तो मैंने स्कोर नाम का एक लिस्ट बना ली, और हर बार जो स्कोर आता जा रहा है उसको मैं अपेंड करता जा रहा हूँ इस लिस्ट। ये कोड चल के खत्म हो गया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा import matplotlib डॉट pyplot एज plt डॉट, लाइन चार्ट बनाने के लिए प्लॉट फंक्शन होता है। और यहाँ लिखेंगे रेंज फंक्शन,
3 से लेकर 10 तक का। और यहाँ पर जो स्कोर आए थे, फिर PLT डॉट, देख लो। सबसे बढ़िया जो अभी हमारी चली है कहानी, उसमें नेवर्स की वैल्यू 3 पर स्कोर सबसे अच्छा आया आपका, 0.97 से ऊपर आया है। और इस पर ज्यादा अच्छा आया है 9 पर, बाकियों पर खराब आया है। ऐसे देखते हैं क्या चीज। हाँ, एक लूप और डालो फिर यहाँ पर, अगर इसको भी आप ट्यून कर रहे हो तो। आप फिर एक काम करो, आप नेवर्स की वैल्यू को फिक्स कर दो। आप इसको और स्कोर के बीच में लगा के देखो फिर, यानी कि के की वैल्यू और स्कोर, आप उसको ट्यून करो, नेवर्स को फिक्स कर दो, है ना। तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलो, तो इस तरह से हम लोग विजुलाइजेशन से चीजों को करके देख सकते हैं, हमें पता चल जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, बहरहाल आगे बढ़ेंगे। अब एक और कहानी की तरफ आपको लेके जाता हूँ, जिसमें मैंने सैंपल्स की संख्या बढ़ा दी है, 5,000 कर दी है। वैसे जो मैं डेटा अब यूज करने जा रहा हूँ, इसमें 2 लाख सैंपल थे। 2 लाख सैंपल सिर्फ मेरे कंप्यूटर पे चल पाते थे, बाकियों के में लोड ही नहीं होता था, डेटा एरर आ जाती थी, आउट ऑफ मेमोरी एरर। 2 लाख सैंपल एक्सेल फाइल में अगर रखे हों, तो और उनको आप पांडास से लोड करो, तो शिफ्ट एंटर में भी बहुत टाइम लगता है। उसके बाद जब मॉडल ट्रेन करा तो एरर आ जाती है कि रैम में जगह ही नहीं है इतनी। तो उस डेटा का एक्चुअल सोर्स बता देता हूँ, 2 लाख सैंपल का डेटा है। मैंने उसमें से कुछ कॉपी करके अपने पास रख लिया है, वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ और वही मैं यूज कर रहा हूँ। फ्रॉम पांडास से करेंगे, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, डेटा फ्रेम इक्वल टू पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस, रीड अंडरस्कोर एक्सल होगा, एफ डेटा सेट क्लासिफिकेशन, क्रेडिट कार्ड का डेटा है। हाँ, यही है। अब मैं इसको रन करूंगा, देखना, फील करना, घूम रहा पहिया। 4 सेकंड हो गए। ये 4 सेकंड आपके लैपटॉप में 40 सेकंड हो सकते हैं। अगर कोई i3 लेके बैठा होगा ना, तो वो 4 मिनट भी हो जाएंगे। i3 प्रोसेसर अगर आपके पास होगा, SSD नहीं हुई, तो ये घूमते ही रहेगा भैया। और अभी सैंपल कितने हैं? सिर्फ 5,000। और ये 5,000 भी मैंने कॉपी करके निकाले हैं। जो एक्चुअल डेटा था, ये 2 लाख सैंपल का था। कैगल, AAGGLE, कैगल.com पर जाओ, वहां पर क्रेडिट कार्ड का डेटा आपको मिल जाएगा। और वहां से जब डेटा लाओगे तो आपको लाखों में मिलेगा। क्रेडिट कार्ड डेटा, कैगल, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन का डेटा है। लेट मी चेक, यही है, दूसरा है। देखो, डाउनलोड कितने MB का है? 69 MB का। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का डेटा है, करो डाउनलोड अब। डाउनलोड जब तक हो रहा है, जब तक आप अपना, ये तो हो चुका है डाउनलोड। यहाँ जाओ, ये मैं आपको अगर दिखाऊं एक्सट्रैक्ट करके, ये 143 MB की फाइल है। अपने रिस्क पर ओपन करना, क्योंकि अगर ये
हैंग हो जाए सिस्टम तो कंट्रोल अल्ट टास्क मैनेजर से जाके डिलीट करना है। देख, तो मैंने रिस्क ले लिया है। मेरा एस एस डी है, 16 GB रैम है, i7 प्रोसेसर है। लगभग 5 सेकंड लगे। बाकी आप अपने अपने हार्डवेयर से देख लो, हो सकता है किसी का और कम टाइम लगे, किसी का ज़्यादा लगे। नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं? गिनती 2,84,808। मतलब 3 लाख सैंपल हो गए मोटा मोटा। अगर मैं ये सारा डेटा ले आऊं ना मॉडल को ट्रेन कराने के लिए, तो जो फिट मेथड है पता नहीं कब खत्म होगा उसका एग्जीक्यूशन। रियल टाइम पे ऐसे डेटा होता है। अब आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि इस डेटा पर मॉडल ट्रेन करना है। किस बात का मॉडल ट्रेन करें? किस बात का मॉडल ट्रेन करवा रहे हो हमसे? तो उसके लिए जहां से ये डेटा आया है वहां पे आपको पढ़ना होगा कि ये डेटा किस बात का है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो कोई भी क्लाइंट आपको अगर अपना डेटा देता है मशीन लर्निंग में मॉडल ट्रेन करने के लिए, तो हवा में नहीं दे देगा, आपको उसका मेटा डेटा देगा। मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? उसका कॉन्टेक्स्ट, जिससे आप समझें ये डेटा किस पर्पस के लिए और हमें करना क्या है। यहाँ लिखा है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट credit card companies are able to recognize fraud credit card transactions so that customers are not charged for items that they did not purchase। इसका मतलब शायद ये होना चाहिए कि जो हमारी क्रेडिट कार्ड इशू करने वाली कंपनीज हैं, मान लो आपने किसी से क्या लिया, कार्ड ले लिया क्रेडिट कार्ड का। अब क्रेडिट कार्ड किसी के हाथ में लग गया गलती से, किसी को आपका कार्ड का नंबर सीवी पता चल गया। अब 2,000 तक तो फ्री है ही आज के जमाने में, है ना, बिना ओटीपी के 2,000 तक निकल जाता है। नई खुजली लगा दी कंपनी ने। बहरहाल जो भी है, तो अब हमारा ये जो डेटा है ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन को डिटेक्ट करने का डेटा है। कि आप कह रहे हो सर मेरे क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन हुई, मैंने तो करी नहीं। अब आप कंपनी के ऊपर ये कह रहे हो, कंपनी के कस्टमर केयर से, कि मैंने तो ट्रांजैक्शन करी नहीं ये वाली, ये किसी ने कर दी है मेरे अकाउंट से। तो वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये इस बात के लिए आपको बनाना है कि अगर कोई भी कंपनी जो क्रेडिट कार्ड इशू कर रही है उसके पास जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उसके कार्ड से, जिन लोगों को उन्होंने कार्ड इशू करे हैं उन लोगों से जितनी ट्रांजैक्शन हुई हैं उनका डेटा हमें दे दो। हम ये पहचान करने की कोशिश करेंगे मॉडल से कि कौन सी ट्रांजैक्शन फ्रॉड थी या कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी सही। फ्रॉड ट्रांजैक्शन को प्रिडिक्ट करने के लिए आपको मॉडल बनाना है। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हो, आप अपने रिज्यूम में लिख सकते हो इसे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा ये, ढंग से अगर इसको आप बना लो तो। ठीक है, आप रिज्यूम में लिखो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। मेडिकली टर्म या फाइनेंस वाले टर्म, हाई फाई थोड़े वर्ड जब रिज्यूमे में लिखते हो तो अच्छा लगता है थोड़ा। अब आप बोलोगे आईरिस के डेटा पर मॉडल ट्रेन कर, मेरा प्रोजेक्ट है, भगा देगा आपको वैसे ही, मालूम में कुछ नहीं है इसमें। तो ऐसे डेटा अच्छे अच्छे उठाओ जहां पर इंप्रेसिव चीजें लगें कि हाँ कहीं मशीन लर्निंग का फायदा होता है दुनिया में। ठीक है, तो ये डेटा यही है। बाकी देखो और बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपको अपने लेवल पर पढ़नी होगी। ठीक है, जैसे मुद्दे वाली चीज हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये मुद्दे वाली चीज है कि भाई 2,84,800 ट्रांजैक्शन में से वी हैव 492 फ्रॉड ट्रांजैक्शंस। मतलब बहुत कम ट्रांजैक्शन है जो फ्रॉड हुई है, लेकिन फिर भी तो हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव क्लास फ्रॉड है और नेगेटिव क्लास फ्रॉड नहीं हुआ। जैसे लास्ट में देखो टारगेट हमारा ये है, जीरो का मतलब है वो ट्रांजैक्शन सही है, उसमें फ्रॉड ट्रांजैक्शन वो नहीं है, यानी कि वो आपका सही है। और कहीं वन भी लिखा होगा, ढूंढना पड़ेगा, बड़े मुश्किल से देखेगा ये।
अब 2.5 लाख की 3 लाख की भीड़ में 400 बने, मिलेगा ही नहीं। फिल्टर लगा लो, तब तो दिख भी जाए। देखा कहीं? नहीं देखेगा, फिल्टर पे देखेगा। ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जो हमारी क्या हुई हैं, फ्रॉड हुई हैं। अब जैसे ये फ्रॉड क्यों है? अरे, कंपनी वाले आते हैं ना कार्ड देने, ट्रायल करा के देखते हैं 1-1 रुपए की ट्रांजैक्शन, वो है ये 1-1 रुपए की ट्रांजैक्शन करके देखे होंगे किसी ने। बहरहाल, हम उसमें नहीं जाना चाहते। हम मशीन लर्निंग डेवलपर हैं। हम मशीन लर्निंग की भाषा में बात करेंगे। ठीक है? मशीन लर्निंग की भाषा में हमें ये डेटा दे दिया गया है। अब इस डेटा का शॉर्ट वर्जन मैंने आपको दे रखा है ऑलरेडी। उस पर आप अपना डेटा ट्रेन कराओ। ये मैं रख लेता हूँ संभाल के। जो लोग ऑनलाइन है मैं उनको शेयर कर देता हूँ। बाकी आप अपने आप डाउनलोड करना भी सीख लो। कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है डाउनलोड करना। आ जाओ इधर। ये रहा। तो मैंने सिर्फ कितने निकालनी है? 5,000। लेकिन मैंने कोशिश पूरी करी है कि जो 492 वाली फ्रॉड थी वो सब आ जाए। ठीक है, तो मेरा 5,000 में ये ऐसी ट्रांजेक्शन है। तो ये सब ट्रांजेक्शन्स का डेटा है। अब पता करो इस मॉडल, इस डेटा पे मॉडल को ट्रेन करना है। कैसे करोगे मॉडल को ट्रेन? सर इसके फीचर बड़ा अजीब नहीं है? टाइम, V1 V2। जब आप कैगल में पढ़ेंगे तो वहां पर ये बात लिखी हुई है, ये डेटा रियल है, फेक नहीं है। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है। ज्यादा हम इसको नाम जो एग्जैक्ट थे उसके साथ रिलीज नहीं कर सकते। तो उन्होंने फीचर के नाम ना वर्चुअल फीचर बना दिए, V1 V2 V3। ये रियल डेटा है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का रियल डेटा है ये। ठीक है? तो सिर्फ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होने की वजह से उन्होंने एक्चुअल फीचर के नाम हटाकर V1 V2 V3 V5 कर दिया। हो सकता है ये जेंडर हो, ये अकाउंट नंबर हो, ये हमारा CVV नंबर हो, ये कुछ और हो, ऐसा हो सकता है। तो वो सब चीजें हमसे हटा ली गई हैं। ठीक है? टाइम, किस टाइम पर ट्रांजेक्शन हुई थी, ये वो टाइम है। ठीक है? उसके बाद काम के फीचर अमाउंट, ये जो ट्रांजेक्शन हुई थी वो कितने अमाउंट की थी। हम्म? अब वो सब आपको सोचना है। 31 कॉलम है, 31 में आपको 31वां कॉलम तो टारगेट हो गया, सबसे लास्ट वाला। और जो सबसे वाला पहले वाला कॉलम है, उससे पहले के जो 30 कॉलम है वो सब आपके क्या हो गए, फीचर हो गए। अब आपको डिसाइड करना है। अब देखो यहाँ पर खेल और इंटरेस्टिंग हो गया। अभी तक आप आंखों से देखकर पहचानते थे कि ये फीचर इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा। जैसे किसी की सैलरी प्रिडिक्ट करनी है तो उसमें एक्सपीरियंस फीचर इंपॉर्टेंट होगा, कितना एक्सपीरियंस है। अब वास्तव में तो हमें एक्सपीरियंस नाम का फीचर गिवन ही नहीं है, हमें तो V1 V2 X1 X2 IJ के नाम से है। हमें क्या पता वो एक्सपीरियंस फीचर है। तो अब यहाँ पे गणित ही काम करेगी, यानी कि आपको सेलेक्ट के बेस्ट लगाकर देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा फीचर सही है कौन सा नहीं है, क्योंकि फीचर के नाम से नहीं समझ में आएगा कि ये काम का होगा कि नहीं होगा। सब नाम वर्चुअल कर दिए हैं। ऐसा ही होता है रियल टाइम पे। जो आपके पास डेटा आता है उसमें ऐसा ही होगा। एक्चुअल फीचर के नाम देते ही नहीं है, बताते ही नहीं है। है ना? क्यों? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, नहीं बताएंगे। आप मशीन लर्निंग डेवलपर हो, लगाओ दिमाग अपना। कौन सा फीचर काम का है कौन सा नहीं है, नाम नहीं बताएंगे लेकिन फीचर का। ऐसा ही कोई डेटा सेट ये रहा। ठीक है? चलो, तो अब यहाँ पे एक्स और वाई निकाल लेते हैं पहले। एक्स इक्वल टू DF डॉट आई लॉग ऑल रोज
ऑल कॉलम्स एक्सेप्ट लास्ट वन डॉट वैल्यूज ऑल रोज वन डॉट वैल्यूज। अब बनाओ मॉडल, देखते हैं क्या है। चलो मैं ही बनाता हूँ ना, आप टाइम ले लोगे। तो मैंने यहाँ पर, मुझे तो टाइप करना ही नहीं है, एक बार मैंने टाइप करके रखा हुआ है, बस कॉपी करके पेस्ट मार देना है। अभी हम सीधे सीधे कर देते हैं। स्केलिंग तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि दिख रहा है कि हमारा फीचर ये वाला देखो कैसा है, बहुत बड़ा है, कोई छोटा है कोई कुछ है। स्केलिंग तो करनी पड़ेगी। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया, स्केलिंग कर दी, नेबर्स की वैल्यू 5 के साथ ही अपना आगे बढ़ गए। देखते हैं क्या है। इनकंसिस्टेंस, यहाँ पर क्या लिखना है, एक्स, न्यू छोड़ना है। कितना आ गया, 98, 97। तो सर ये तो बढ़िया आ गया, 5,000 सैंपल पे 30 फीचर के साथ बहुत अच्छा आ गया। तो 98 और 97 आपका आ गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। नहीं वैल्यूज का अब नहीं करा पाओगे आप, सिर्फ मॉडल ट्रेन कर सकते हो। क्लाइंट ने जो मॉडल आपको दिया है, क्लाइंट को पता है ये डेटा कहाँ से और कैसे आएगा, ठीक है। तो वो अपने आप फॉर्म फॉर्म भरेगा कोई, या कुछ भी भरेगा। तो आप इसमें अपना खुद का अनसीन सैंपल दे पाओगे, थोड़ा चैलेंजिंग होगा आपको। क्लाइंट का एक आदमी चाहिए होगा जो आपको बताएगा ये लो सैंपल, इसका टेस्ट करके दिखाओ, ठीक है, जरूरत पड़ेगी आपको। अब यहाँ पर ये 98 और 97 आया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में लग रहा है कि ये सही है। एक बार ये चेक करो कि मेरा जो मॉडल है, ये हमारा जो मॉडल है, एक बार डेटा फ्रेम में जाके जो टारगेट है डॉट, यहाँ कर दिया मैंने वैल्यू काउंट्स। यहाँ से देखो कुछ नजर आया। टोटल 5,000 ट्रांजैक्शन का डेटा है, उनमें से कितनी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो सही हैं, 4500 मोटा मोटा मान लो। और कितनी ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो फ्रॉड वाली हैं, लगभग 500 मान। यहाँ पर हमें ये सीखने के लिए मिलेगा कि मॉडल जब ट्रेन हो रहा है तो ज्यादा बार वो किस क्लास के सैंपल देख रहा है, किस तरह के ट्रांजैक्शन को वो ज्यादा बार देख रहा है, जो सही वाली है। बहुत कम ट्रांजैक्शन ऐसी हैं जो उसने ऐसी देखी हैं। मैंने तो पता है ये डेटा कम कर दिया है, तो ऐसा आ गया है। एक्चुअल डेटा पर कर दूंगा ट्रेन तो बहुत बिगड़ जाएगा खेल, क्योंकि उस समय एक्चुअल ट्रांजैक्शन कितनी है, 2,82,000 जो सही है। और उतने में ही 492 फ्रॉड थी बस, जो कि मैं सारी की सारी फ्रॉड इस डेटा में ले ही आया हूँ। तो जब आप मॉडल को ट्रेन करते हैं ऐसे डेटा पर जिसमें एक क्लास के बहुत ज्यादा सैंपल हैं और एक क्लास के बहुत कम सैंपल हैं, तो
मॉडल हो सकता है उस क्लास को लेकर ज्यादा सेंसिटिव हो जाए, जिस क्लास के ज्यादा सैंपल उसने देखे हैं। वो फ्रॉड ट्रांजैक्शन शायद पकड़ ही ना पाए, क्योंकि उसने ट्रेनिंग के टाइम पर बहुत कम फ्रॉड ट्रांजैक्शन देखी हैं। समझ पा रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस बार सिर्फ ट्रेनिंग स्कोर और टेस्टिंग स्कोर अच्छा आ गया, यही एक क्राइटेरिया नहीं होगा। आपको अपना एनालिसिस बताना पड़ेगा कि आपका जो मॉडल है वो जिस डेटा पे ट्रेन हो रहा है, वो डेटा हमारा इम्बैलेंस डेटा है। तो अब शब्द क्या यूज करूंगा मैं? इम्बैलेंस डेटा। इम्बैलेंस डेटा का मतलब क्या होता है? ऐसा डेटा जो हमारा अलग अलग क्लास, द डेटा सेट इज हाईली अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड का मतलब है जितने सैंपल एक क्लास के हैं, दूसरी क्लास के नंबर ऑफ सैंपल बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। तो ऐसे मॉडल की ट्रेनिंग पर हमें ध्यान रखनी होती है। कैसे करनी होती है वो हमें देखना पड़ेगा। चलो, अब यहाँ तक तो मैं आपको ले आया। इसके आगे शायद आज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि टाइम हमारा निकल जाएगा और इसमें काफी टाइम लगेगा। चलो, आज इतना रखेंगे। नेक्स्ट सैटरडे को इस कहानी से शुरू करेंगे कि अगर मेरा डेटा अनबैलेंस्ड हो, तो अनबैलेंस डेटा पर मॉडल को कैसे हम लोग समझें कि मॉडल जो कह रहा है 98 97 वो सच है कि झूठ है, या इसमें भी अभी कोई ऐसा पॉइंट है जो छपा हुआ है। ठीक है, चलिए फिलहाल आज इतना ही रखेंगे।